गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज हम पढ़ेंगे वो होगा नीति निर्देशक तत्व, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व राज्य सरकार के बारे में बात करती है। जो हम उससे पिछले क्लास में यदि हम देखें तो उसमें क्या हमारे मौलिक अधिकार के बारे में देखें, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर के कितने तक थे। तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक थे, वो हमारे मौलिक अधिकार थे या हमें जन्म होने के बाद प्राप्त होते हैं, वही मौलिक अधिकार होते हैं, जिनके संरक्षक हम किसे देख चुके थे, हाई कोर्ट प्लस सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को क्या कहा जाता है, मौलिक अधिकार के संरक्षक के बारे में। ठीक है, 35 तक देखे थे। 35 में क्या है कि संसद के बारे में ये बताए थे, यहाँ तक हमने देख चुके थे। फिर अगला जो होगा नीति निर्देशक, तो जो कि आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है, जो कि ये राज्य सरकार देती है हमें। यह हमें केंद्र या संसद नहीं देते हैं, या तो कोई सुप्रीम कोर्ट या कोई हाई कोर्ट ये हमें नहीं देते हैं, बल्कि यह राज्य सरकार के द्वारा राज्य में रहने वाले निवासियों को दिए जाते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। इंग्लिश से डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी इसे हिंदी में। इसे कहाँ से लाया गया है, तो इसे आयरलैंड के संविधान से लाया गया है। कि जैसे कि नागरिकता के अधिकार पर है, नागरिकता का अधिकार इंग्लैंड के संविधान से लाया गया था। और मौलिक अधिकार जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और एक तरह से हम कह सकते हैं नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कहाँ, आर्टिकल फिर से बता दे रहे हैं 36 से 51 तक जो है आपका नीति निर्देशक तत्व है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 36। तो आर्टिकल 36 में भी परिभाषा की चर्चा है, स्टेट या राज्य की परिभाषा की चर्चा। जैसे कि पिछले क्लास में हमने जब मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे, तो उसमें 12 आर्टिकल 12 में एक परिभाषा पढ़े थे, ठीक वही परिभाषा जो है वह आर्टिकल 36 में भी है। तो उसमें हम क्या पढ़े थे कि वह आयोग या वह विभाग जो कि अपने के लिए नियम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, उस पर किसी पर भी कोई दाब दबाव नहीं होगी, ना तो उसे केंद्र सरकार दबाव डालेगी, ना राज्य सरकार दबाव डालेगी, ना तो कोई दूसरा विभाग उस विभाग पर दबाव डालेंगे। कि अपना अपना विभाग अपने स्वतंत्र है, वह अपना नियम कानून वो स्वयं बनाएंगे, कब लागू करना है क्या नहीं करना है, उसका अधिकार वे वहां के अध्यक्ष और वहां के सदस्य के द्वारा ही देखे जाएंगे। वह अपने आप में क्या कहलाता है, स्टेट कहलाता है, या तो फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, संविधान में उसके लिए स्टेट की चर्चा है। ठीक है, तो जैसे कि यूपीएससी, यूपीएससी क्या है, अपने के लिए एक स्वतंत्र आयोग है। यूपीएससी कब नोटिफिकेशन जारी करेगी, यूपीएससी के सदस्य उनके अध्यक्ष को पता है। वह कब एग्जाम लेंगे, यूपीएससी के सदस्य उनके अध्यक्ष को पता है। जैसे कि जेपीएससी जेपीएससी आयोग, यहाँ के आयोग ना तो जेपीएससी आयोग यूपीएससी आयोग पर किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप कर सकते हैं या तो कुछ बोल सकते हैं, ना तो यूपीएससी आयोग जेपीएससी आयोग को किसी प्रकार का दाब दबाव नहीं डाल सकते, क्योंकि ये दोनों अलग अपने अपना नियम कानून वो दोनों स्वयं बनाते हैं। ठीक है, इतना समझ है। उसी की चर्चा आर्टिकल 36 में है, राज्य की परिभाषा की चर्चा है। आर्टिकल 37 में क्या कहता है, आर्टिकल जैसे कि पिछले क्लास में मौलिक अधिकार में बताए थे कि यदि हमारे अधिकार का हनन होता है तो हम कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को हमारे मौलिक अधिकार के रक्षक माना गया है। क्या माना गया है, हमारे मौलिक अधिकार के रक्षक माना गया, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गया और प्लस हाई कोर्ट, ये दोनों के हमारे मौलिक अधिकार के रक्षक माना गया है। किसके मौलिक अधिकार, राइट्स लिख देते हैं, राइट। तो हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स के क्या माने हैं, संरक्षक माने हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। लेकिन नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 37 में यह कहते हैं कि ना तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ना तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। वहां पे जाके हम वाद विवाद नहीं कर सकते हैं। यह क्या, एक तरह से अगर शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो यह क्या है, पर्वतनीय है। पर्वतनीय का मतलब पर्वतनीय नहीं है कि हम अपने आप के लिए किसी भी अधिकार हमें यदि नहीं दे रहे हैं राज्य सरकार, तो हम उसका हम शिकायत ना तो सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, ना तो हाई कोर्ट में कर सकते हैं। यह आर्टिकल 37 करते हैं, 37 के द्वारा कहा जाता है। इतना समझ में आ गया। जबकि आर्टिकल 36 में क्या है, आर्टिकल 36 में परिभाषा है,
आर्टिकल 37 में क्या है कि हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं, ना तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं, ना तो हाई कोर्ट। ये दोनों कोई कोर्ट नहीं जा सकते हैं हम। यह राज्य सरकार के आर्थिक शक्ति पर निर्भर करेगी कि वह दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। इसका हम किसी प्रकार का शिकायत ना तो हम सुप्रीम कोर्ट में ना हाई कोर्ट में नहीं कर सकते। इसे हम क्या कहते हैं, ये परिवर्तनीय नहीं है, वाद विवाद योग्य भी नहीं है, जिसे हम लिख दिए आर्टिकल 37 में यह कहता है। इतना समझ में आ गया? यहाँ पे लिख देते हैं, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 38। तो आर्टिकल 38 क्या कहता है, लोक कल्याण के बारे में बोलता है कि लोक कल्याण करेगी। लोक मतलब लोक कल्याण। लोक कल्याण की चर्चा किसमें है, आर्टिकल 38 में लोक कल्याण की चर्चा है। लोक कल्याण की जैसे कि हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार बहुत कुछ देती है। अगर वर्तमान में देखा जाए, जैसे कि राशन कार्ड हो गए, हमें प्रत्येक मंथ में क्या मिलते हैं, 5 केजी चावल मिलते हैं, दाल मिलते हैं, चीनी मिलते हैं। ये सारे राशन कार्ड कौन अथी मुहैया कराते हैं, तो देते हैं, ये राज्य सरकार देती है। जैसे कि आपके घर में दादा दादी होंगे, उन्हें वृद्धा पेंशन मिलते होंगे। आप बोलेगे बिल्कुल हाँ मिलते हैं। वो कौन, राज्य सरकार देती है। ये लोक कल्याण के अंतर्गत आता है, जो कि आर्टिकल 38 का फॉलो करते हैं। आर्टिकल 38 का फॉलो करते हैं कौन, राज्य सरकार की। उन्हें यह अधिकार, आर्टिकल 38 यह कहा गया है कि आप लोक कल्याण का कार्य करेंगे। लेकिन यह निर्भर किस पर करेगी, वह राज्य सरकार की आर्थिक शक्ति पर, इकोनॉमी पावर पर निर्भर करेगी कि उनके पास जितना अधिक आर्थिक शक्ति होगी, पैसा होंगे, उतना ही अधिक हमें सुविधाएं देंगे। मान के चलिए कि आपके पास 2 करोड़ है, तो अब 2 करोड़ आपके पास बजट है, तो आप 2 करोड़ के आधार पर बहुत बड़े बड़े घर बना सकते हैं, गाड़ियां खरीद सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति के पास मात्र उनके आर्थिक शक्ति कितनी है, 20 या 25 30 लाख है, तो वह छोटा ही घर अपने के लिए बनाएगा, छोटा ही घर बनाएगा। तो वह निर्भर कर रहा है कि घर बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है, आर्थिक शक्ति पर निर्भर कर रहा है। तो राज्य सरकार हमें लोक कल्याण करेगी, नहीं करेगी, वह उनके आर्थिक शक्ति पर निर्भर करेगी। ना उन पर किसी प्रकार के हम सुप्रीम कोर्ट में दबाव डाल सकते, ना हाई कोर्ट में दबाव नहीं डाल सकते। यह आर्टिकल 37 हम यह साफ कर दिया है। तो यह आर्टिकल 38 में लोक कल्याण की चर्चा है, जैसे कि वृद्धा पेंशन। वृद्धा पेंशन, वृद्धा मतलब बूढ़ा हो जाता है, इसी के लिए पेंशन। पेंशन हो गया, फिर राशन कार्ड, राशन कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गए, ये सारे हमें राज्य सरकार देती है। तो ये क्या है, एक तरह के लोक कल्याण के अंतर्गत आते हैं। राज्य सरकार हमारा, जैसे कि हम झारखंड में रहते हैं, हम सभी, तो हम सभी झारखंड में रहते हैं, तो राज्य सरकार हमारा क्या लोक कल्याण करे, जैसे कि हमें राशन कार्ड दे दिए, तो हमें मंथ मंथ चावल मिलते हैं, ये सब मिलते हैं। आपके घर में बूढ़ा दादी जो भी होंगे, आप वहां पे जाके देखिएगा कि वृद्धा पेंशन दिए जाते हैं। तो वो एक तरह से लोक कल्याण कर रही है। जो कि अभी मैया योजना भी चालू कर दी है झारखंड सरकार ने, तो वो लोक कल्याण तो नहीं कर रही है, लेकिन वे क्या कहते हैं, मैयाओं का कल्याण कर रही है। यानी कि जितने भी लड़की हैं, वो लोग का कल्याण कर रहे हैं। ठीक है। तो लोक कल्याण एक तरह से वो भी हो गया, जो कि स्त्री है उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है, वो भी एक तरह से लोक कल्याण के अंतर्गत ही आ जाता है। लेकिन यहाँ पे वो हम कह सकते हैं स्त्री कल्याण, पुरुष कल्याण नहीं, क्योंकि यह निष्पक्ष हो है, पुरुष को ले नहीं दिए जा रहे, तो हम कह सकते हैं स्त्री कल्याण। ठीक है। तो ये आर्टिकल 38 लोक कल्याण की बात करती है, बात करते हैं। ठीक है। तो आर्टिकल 39, या मान के आर्टिकल 39 क्या कहता है, जैसे कि मान के चलिए स्त्री हो गया, या तो फिर हमारा पुरुष हो गया। आर्टिकल 39 में कहता है, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो, बात को समझिएगा, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाएंगे। मान के चलिए कि कोई एक स्त्री है, ये 12th का शिक्षक है, किसका, 12th का शिक्षक है। और मान के चलिए कि ये भी एक पुरुष है, ये भी क्या है, 12th के शिक्षक है। ये दोनों क्या है, 12th के शिक्षक हैं। दोनों एक तरह से +2 के शिक्षक है, हाई स्कूल के शिक्षक हैं। तो स्त्री को यदि पुरुष को 50,000 दिए जाएंगे, 50,000 दिया जा रहा है, तो हम महिला या स्त्री को भी 50,000 दिए जाएंगे, तो स्त्री को भी 50,000 ही मिलेगा, ना कि इसे 50,000 के जगह पे 40,000 हम
नहीं दे सकते। इसे 50,000 भी, इन्हें भी, स्त्री को भी 50,000 ही देना होगा। इसी के लिए क्या कहते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा आर्टिकल 39 में है, जो कि यह राज्य शक्ति के सॉरी हम बोले हैं ना कि वह राज्य सरकार के आर्थिक शक्ति पर निर्भर करेगी कि उनके पास कितने पैसे हैं, कितने पैसे नहीं है, उस आधार पर वो क्या करेंगे, पेंशन देंगे। पेंशन मतलब सोचते इन लोगों को अपना सैलरी देंगे, बस एक तरह से कह सकते हैं। तो आर्टिकल 39 में क्या कहा गया है, समान वेतन के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा किसमें है, आर्टिकल आर्टिकल हम कह सकते हैं 39 में है। आर्टिकल 39 के क कि निशुल्क विधि सहायता, कि हम कहीं पे जा सकते हैं, पुलिस वुलिस के पास जा सकते हैं तो निशुल्क, निशुल्क मतलब बिना शुल्क, बिना शुल्क मतलब बिना पैसे के हमें कानूनी सहायता मिलेगी। यह आर्टिकल 39 के क कहता है। आर्टिकल 39 के क क्या कहता है, मान के चलो 39 के क, आर्टिकल 39 के का कहता है कि हमें किसी भी प्रकार के अगर हम कानूनी सहायता लेना चाहते हैं राज्य पुलिस से, तो हमें वह मिलेगी। वहां पे किसी प्रकार का आपको भेदभाव नहीं किए जाएंगे, चाहे वह किसी भी जाति वर्ग के रहें या वर्ण के रहें। तो ये आर्टिकल 39 के का कहता है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत की चर्चा है। तो ग्राम पंचायत के बारे में सर्वप्रथम मांग किसने की थी, तो सबसे पहले बात किन्होंने की थी, महात्मा गांधी ने पंचायती राज के बारे में बहुत उन्होंने किया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं महात्मा गांधी का जो पंचायती राज की चर्चा कहाँ है, तो आर्टिकल 40 में पंचायती राज की चर्चा है, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा या मांग को या मुद्दा या तो मामला को उठाया गया था। लेकिन जो पंचायत थे उनका विरोध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करते थे कि गांव के स्तर में पंचायत नहीं होना चाहिए, यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे। उनका मानना था कि अगर गांव के स्तर में पंचायत हम अगर लागू करते हैं या तो हम शक्ति का विकेंद्रीयकरण करते हैं, तो एक तरह से भ्रष्टाचार काफी अत्यधिक बढ़ जाएंगे। यह मानना था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। लेकिन महात्मा गांधी का यह दूरदर्शिता थी उनके पास बहुत ही ज्यादा, कह सकते हैं। तो उनका कहना था कि नहीं, वो अपने बातों को जो गांव के जो निम्न वर्ग के जो, तो निम्न वर्ग क्या, या तो बड़े जाति छोटे जाति भी हो गए, तो वो एक तरह से गांव में रह रहे, तो अपने बातों को ऊपर तक नहीं ला सकते हैं, ऊपर तक नहीं पहुंचा पाएंगे। इसीलिए एक छोटे सी हमारी केंद्रीय शक्ति का विभाजन करके हम एक ऐसा व्यवस्था गांव के स्तर में करते हैं जिससे कि वे लोग अपने बात को, गांव के लोग अपने बात को हमारे यहाँ तक पहुंचा सके, तो हम लोगों तक पहुंचा सके। तो पंचायती राज के लिए, इसी के लिए पंचायत का गठन किया गया 1900 1959 में पंचायत का गठन किया गया। 1959 में पंचायत का गठन किया गया राजस्थान के नागौर जिले में नागौर जिले में सर्वप्रथम 1959 ईस्वी में नागौर जिले में पंचायत राज का गठन किया गया और इसे संवैधानिक दर्जा 73वां संशोधन 24 अप्रैल 73वें संशोधन के द्वारा 1993 में मिली थी। ठीक है, संवैधानिक दर्जा मिले। उसके बाद इसे अपनाने वाला पहला राज्य कर्नाटक था। संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद अपनाने वाला पहला राज्य कौन था, कर्नाटक था। अगर इसके लिए पहले समिति बनाई गई थी, जिसके हम जब पंचायती राज आर्टिकल 242 पढ़ाएंगे, आपको आर्टिकल 242 में इसकी चर्चा है, 42 के कम है, तो आर्टिकल 242 का पढ़ाएंगे तो उस समय पूरा डिटेल से पंचायत राज के बारे में बताएंगे। लेकिन अभी उतना जानने की जरूरी नहीं है, कि इतना याद रखना है कि आर्टिकल 40 में पंचायत की चर्चा है नीति निर्देशक तत्वों में, और इसकी स्थापना इसको सबसे पहले कब इसे लागू किया गया था, 1959 में नागौर जिले में लागू किया गया था। तो ये एक तरह से आर्टिकल 40 हो गया। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 41, कुछ दशा में सरकारी सहायता। कुछ दशा में सरकारी सहायता का मतलब क्या है, और आपको यह ध्यान रखना है कि हम, यह राज्य सरकार दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती। हम उस पर किसी भी प्रकार के फोर्स दबाव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें न्यायालय या तो सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट जाना मना है, इसलिए हम वहां किसी प्रकार के दबाव नहीं कर सकते हैं।
तो फिर हम जानते हैं कि आर्टिकल 41 में कहा गया है कि कुछ दशा में सरकारी सहायता, आर्टिकल 41 हम कुछ दशा में सरकारी सहायता, जैसे कि हम कह सकते हैं कि सरकारी सहायता क्या हो गया, आपको मान के चलिए कि आप कहीं पे एयरपोर्ट चल गए, आपको एयरपोर्ट वहां पे गए, एयरपोर्ट वहां पे गए, आपका पैर विकलांग है या तो आप हैंडीकैप है, आप चल नहीं पाएंगे, तो वहां पे राज्य सरकार के द्वारा आपकी सरकारी सहायता दी जाएगी कि हाँ आपको व्हील चेयर दिए जाएंगे, व्हील चेयर के ताकि आप एयरपोर्ट तक आराम से जा सके। वहीं से कहा गया है कि कुछ दशा में सरकारी सहायता की चर्चा आर्टिकल 31 में, जैसे कि शिक्षा प्राप्त, वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, क्या होगा विकलांग के लिए साइकिल इत्यादि। ये सारे क्या हैं, सरकारी सहायता जिनकी चर्चा आर्टिकल 41 में है। समझ में आ गया। आर्टिकल 42 के बारे में पढ़ते हैं, न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। ये क्या होते हैं, ये दो शब्दों पर आप गौर कीजिएगा, एक होते हैं मनोचित दशा और एक है प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता तो न्याय संगत कार्य, न्याय संगत का मतलब क्या होता है, कार्य कि हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी व्यक्ति काम करता है तो अच्छे से ही करता है। यदि वो काम करके उन्हें पैसा नहीं दिए जाएंगे, उससे दुर्व्यवहार किया जाएगा, तो एक तरह से क्या हो जाएंगे, उनका निरादर किया जाएगा। जैसे केंद्र सरकार को पैसा दिए, काम करवा रहे, मान के चलिए कोई पद में काम, और उसे पैसा ही नहीं दे रहे हैं, एक तरह से उनका क्या हो गया कि दुर्व्यवहार हो गया। तो इसी के लिए आर्टिकल, ऐसा दुर्व्यवहार ना हो इसलिए आर्टिकल 42 में ये लिख दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि कोई कार्य करता है तो उसे मनोचित दशा, मनोचित दशा मतलब एक समान तरीके से उन्हें पैसा या तो उनका व्यापार, इनका सैलरी दे सकते हैं। देने की मनोचित दशा मतलब एक सम्मान के, मानवीय रूप से, मानवीय रूप से या तो सम्मान रूप से हम उसके कार्य के लिए उसका पैसा हम दे सकते हैं, जो भी कार्य करेगा उसका हम उसका परिणाम दे सकते हैं। प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता क्या है, तो प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना का मतलब, प्रसूति सहायता होती है कि कहीं भी आप जाइएगा हॉस्पिटल, तो वहां पे डिलीवरी रूम के सामने प्रसूति सहायता भी लिखे होंगे, क्योंकि प्रसूति सहायता डिलीवरी को कहा जाता है, डिलीवरी रूम को कहा जाता है प्रसूति सहायता। जब प्रसूति मतलब प्रेग्नेंट हो जाना, एक तरह से होते हैं महिलाएं गर्भवती हो जाते हैं, तो उस समय क्या होता है कि केंद्र सरकार उससे जबरन काम नहीं करा सकती, उसके लिए अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसके 3 मंथ पहले, प्रेग्नेंट है तो 3 मंथ पहले छुट्टी देगी, और लास्ट के 3 मंथ जब उनके अथी क्या हो जाएंगे, बाबू आने वाले रहेंगे, तो उसके 3 मंथ पहले छुट्टी दे दिया जाएगा ताकि वो अपने बच्चे का ख्याल रख सके। और साथ ही साथ बाबू आएंगे, झुनझुना आएंगे, तो फिर उसके साथ साथ उनके हस्बैंड को भी देना होगा, तो हस्बैंड को भी देना होगा। तो एक तरह से क्या होता है, महिला के साथ पुरुष को भी फायदा हो जाता है कि एक तो महिला को तो मिलते ही मिलते हैं 3 महीना, शुरुआती दौर के 9 महीना का होता है ना, तो 9 महीना का होता है, मान के चलिए ये 9 महीने यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये 9 महीना का होता है, तो 9 महीना के 3 मंथ पहले और 3 मंथ लास्ट में, बीच में जो 3 मंथ होते हैं, 3 3 6 हो गए, 3 मंथ आप वर्क कर सकते हैं, 3 मंथ आप वर्क कर सकते हैं, काम काज कर सकते हैं, और वो भी कैसे, वो उतना शारीरिक काम नहीं कराए जाएंगे आपसे, जितने भी साधारण या सिंपल काम है आराम से बैठ के कराए जाएंगे, लेकिन उसके लिए 3 मंथ पहले और 3 मंथ जब बेबी आने वाला रहेंगे, बच्चे आने वाले रहेंगे उससे पहले, और इसके साथ ही साथ बाय वन गेट वन फ्री उसके हस्बैंड को भी छुट्टी दे दिया जाएगा, ताकि उसका झुनझुना आएगा तो खिलाने के लिए कोई रहेंगे। इसी के लिए कहा गया है। आर्टिकल 42 पूर्ण रूप से महिलाओं के लिए समर्पित आर्टिकल है। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल पूर्ण रूप से महिलाओं के लिए समर्पित है, तो हम कह सकते हैं आर्टिकल 42 जो है वो पूर्ण रूप से महिलाओं के लिए समर्पित है। अगला जो आता है हम देखते हैं आर्टिकल 43, यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है तो निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी कि वह अपना जीवन चला सके उतना मजदूरी या तो उतना आप वेतन दे, कि मान के चलिए कि केंद्र सर यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व है, तो इसमें तो कह दिया गया है कि यह राज्य सरकार अपने मन के हिसाब से पैसा देगी, तो इसका मतलब नहीं है कि वह 2 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया या तो 1,000 ये सब दे सकते हैं। कोई भी सरकारी क्रियाकलाप करते हैं तो उसका मतलब 1,000, 2,000, 4-5 रुपया नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ इसीलिए कहा गया है कि उनके निर्वाह योग्य वेतन दिया जा सके, कि उसका जीवन जितना में चल सके, निर्वाह हो सके, उतना वेतन उसे उस परिवार को देना दिया जाना चाहिए जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, ना कि उसको उतना से भी कम दे दिया जाए। यह आर्टिकल 43 कहता है
कि निर्वाह योग्य वेतन दीजिए, आप ऐसा दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। तो आप एक बार फिर से रिवीजन कर लें, तो आर्टिकल 43 भी आपको समझ में आ गया। तो आर्टिकल 36 में परिभाषा दिया गया है। आर्टिकल 37 कहा गया है ना तो हम सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। यह पर वाद विवाद योग्य नहीं है, ना तो परिवर्तनीय योग्य भी नहीं है। आर्टिकल 38 या 38 के बारे में कह सकते हैं कि यह लोक कल्याण के बारे में बात करते हैं। लोक कल्याण के बारे में बात करता है कि वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड हो गया, जैसे कि वर्तमान में झारखंड सरकार ने नया योजना लगाई, तो इस तरीकों के लिए वो कल्याण का कार्य कर रहे हैं। एक तरह से हम क्या कहते हैं, इसे लोक कल्याण के अंतर्गत आर्टिकल 38 के अंतर्गत रख सकते हैं हम। आर्टिकल 39 39 क्या करते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन, जो कार्य समान है, स्त्री पुरुष एक समान काम को कर रहे हैं तो उसके लिए एक समान इक्वल वेतन दिए जाएंगे, ना कि भेदभाव किए जाएंगे। पुरुष है इसलिए उसे ज्यादा वेतन, महिला है इसलिए उसे कम वेतन, ऐसे नहीं किए जाएंगे। आर्टिकल 39 में 39 के क में विधि निशुल्क विधि सहायता की चर्चा है। आप राज्य सरकार या तो कोई पुलिस विभाग में जा सकते हैं, वहां पे आप आराम से क्या निशुल्क विधि सहायता ले सकते हैं। तो ठीक है, तो ये हर एक एग्जाम में पूछने के लिए, जैसे कि मान कर एसएससी जीडी के एग्जाम में, ये तो पूछते ही पूछते हैं, 100% पूछते हैं ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में, ठीक है। जिसमें सबसे प्रमुख है एसएससी जीडी का। एसएससी जीडी हो गया, आरबीबी हो गया, ये सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि अगर आज नहीं पढ़ा तो कब पढ़ा, आज नहीं पढ़ा तो कब पढ़ा। आपका यह समय दोबारा लौट के नहीं आएगा। यदि आप ये समय को खेल कूद को खुद के पार कर देते हैं, तो ये समय आपका दोबारा लौट के नहीं आ सकता है। यदि आप इसे एक तरह से शालीनता और एक तरह से अच्छे से उतना ना खेलें, समय के साथ पढ़ाई, समय के साथ खेल, यह नहीं कह रहे हैं कि दिन भर पढ़ते रहिए, लेकिन समय के साथ हर एक कार्य कीजिए और पढ़ाई निरंतर रखिए। निरंतर मतलब रिवीजन करते-करते रहिए ताकि आप सफलता की ओर चल जाएँ। क्योंकि कहा जाता है कि सक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जो सफलता है वह टाइम के समानुपाती होती है। जितना टाइम देंगे उतना ही अपने अंदर आपको अनुभूति होगी ज्ञान की, ठीक है? तो कहाँ तक बता आर्टिकल 39 से का आर्टिकल 40 में नगर पंचायत की चर्चा, सॉरी, नगर पंचायत नहीं, पंचायत की चर्चा है, ग्राम पंचायत की चर्चा है। आर्टिकल 41 में कुछ दशा में सरकारी सहायता, आर्टिकल 42 में न्याय संगत कार्य के लिए मनोचित दशा और प्रसूति सहायता की चर्चा है। आर्टिकल 43 में निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसके निर्वाह योग्य आप मजदूरी उसे दीजिएगा, ना कि कम, ठीक है। तो फिर आर्टिकल 43 के बाद का जो क्लास होगा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास में इतने, एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप, हमें आशा है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया। आपको यदि ये समझ आया तो आप इसे क्या लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग को और मोटिवेट मिले और आपके लिए एक अच्छे अच्छे वीडियो और प्रोवाइड करें, और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो आप में गिरे। या हम अपने के लिए नहीं बोल रहे, आपके लिए ही बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इस चैनल से जुड़ना, सारे कुछ अच्छे से डाउट्स क्लियर कराना, ये सारा हमारा काम होगा या तो फिर मेरा काम होगा, तो फिर आपको किसी भी प्रकार की दुविधाएं नहीं मिलेगी। इसमें समझने या तो किसी भी को, तो अब पढ़ने में किसी प्रकार की दुविधा नहीं होगी, क्योंकि आपकी चैनल कोचिंग सेंटर कम बैक हो चुका है, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू। हम दोबारा नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं।